26 फरवरी 2026 की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल से रवाना हुए और 28 फरवरी 2026 की सुबह ईरान पर इसराइल के हमलों की पहली खबर आई। उसके बाद अमेरिका ने पुष्टि की कि वह भी इस हमले में शामिल है। अमेरिका और इसराइल के साझा ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। ईरान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, वहीं ईरानी बल लगातार जवाबी हमले कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के बयानों से साफ पता चलता है कि इन कार्रवाइयों की तैयारी कई महीनों से चल रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि इन सब के बीच पीएम मोदी की इसराइल यात्रा से दुनिया को क्या संदेश गया। आज पहली खबर में इसी पर बात। पश्चिम एशिया का इलाका भारत के लिए कितना अहम है, ये इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी देशों में ही लगभग 89 लाख भारतीय रहते हैं। जीसीसी में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत, कतर और बहरीन आते हैं। साल 2024-25 में भारत और जीसीसी देशों के बीच व्यापार 178.56 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो इसे भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक बनाता है। भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए भी जीसीसी देश अहम स्रोत हैं। इसराइल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात साफ कही कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता भारत की सुरक्षा से सीधे जुड़ी है। संघर्ष शुरू होने के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले इसराइल के विदेश मंत्री से बात की और फिर ईरान के विदेश मंत्री से बात करने की घोषणा की, जिसके बाद उन्होंने क्रम से यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और आखिर में सऊदी अरब के अपने समकक्षों से बातचीत की। द टाइम्स कुवैत के एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग एडिटर रेवन डिसूजा कहते हैं कि मुझे लगता है सबको समझ है कि भारत ऐसे किसी सैन्य अभियान का हिस्सा कभी नहीं होगा, इसलिए कोई भारत पर आरोप नहीं लगा रहा है। लेकिन हाँ, मेरी नजर में इस समय इसराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात टाली जा सकती थी। शायद भारत प्रधानमंत्री की जगह किसी जूनियर प्रतिनिधि को भेज सकता था। लेकिन दूसरी तरफ भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक का मानना है कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं थी। उन्होंने कहा, भारत को अपने हितों की रक्षा करनी होगी। इस समय दुनिया में कई मुद्दों पर अनिश्चितता है। ऐसे में इसराइल जैसे पुराने साझेदार के साथ हमारे सहयोग को और मजबूत करना जरूरी है। आतंकवाद, व्यापार और अब तकनीक, इन सब क्षेत्रों में हमारा सहयोग अच्छा रहा है और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, अब लगता है कि ऑपरेशन से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री का इसराइल जाना दिखने में इसराइल के लिए फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है। अपनी इसराइल यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने इसराइली पार्लियामेंट को भी संबोधित किया। उन्होंने इसराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत इसराइल के साथ है, पूरी मजबूती और पूरे विश्वास के साथ। इस समय भी और आगे भी किसी भी कारण से निर्दोष लोगों की हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने गजा में हो रही तबाही का जिक्र सार्वजनिक तौर पर नहीं किया, जहां हमास के चलाए गए स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसराइल की सैन्य कार्रवाई में 72,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। भारत की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव ने एक्स पर लिखा, विदेश नीति एक शतरंज का खेल है, लेकिन पश्चिम एशिया ऐसा नहीं है। ये एक जीवित, पीड़ित और बदलता क्षेत्र है। भारत ये मान रहा है कि वह बिना किसी पक्ष का स्थायी समर्थक दिखे अपनी चाल चल सकता है। समय बताएगा कि यह दांव समझदारी था या अति आत्मविश्वास भरा। पीएम मोदी की इसराइल यात्रा के समय पर भी सवाल उठे हैं। 24 फरवरी को पूर्व राजनयिक केसी सिंह ने एक्स पर लिखा, पीएम मोदी अपने मित्र नेतन्याहू के बुलावे पर ऐसे समय में इसराइल जा रहे हैं जो खाड़ी और पश्चिम एशिया के लिए बेहद संवेदनशील है। इसका मतलब है कि भारत अमेरिका और इसराइल के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। समय बताएगा कि ये एक समझदारी भरा कदम था या एक रणनीतिक गलती। लेकिन कई लोग प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के समर्थन में भी थे। जॉर्डन और लीबिया सहित कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके अनिल त्रिगुणायत कहते हैं, मेरा मानना है कि अमेरिका और इसराइल पहले ही हमले का फैसला कर चुके थे। मुझे खुशी है कि उन्होंने ऐसा हमला उस समय नहीं किया जब प्रधानमंत्री मोदी इसराइल में मौजूद थे। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इस यात्रा की वजह से अरब देश भारत के खिलाफ कुछ सोचेंगे। हमारी डी-हाइफनेशन नीति बिल्कुल साफ है, यानी एक देश के साथ हमारा रिश्ता क्षेत्र के दूसरे देश से हमारे रिश्ते को प्रभावित नहीं करता।